खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम। मैं हूं शहजाद रजा। आज से 15-20 साल पहले की बात है कि मोबाइल फ़ोन को एक लग्जरी समझा जाता था, लेकिन आज ये एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल जब पाकिस्तान में शुरू हुआ, आपको याद होगा कि जो शख्स कॉल रिसीव करता था उसको भी पैसे देने पड़ते थे, लेकिन फिर हुकूमत ने एक पॉलिसी वज़ा की और उसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन की सनत में एक बाकायदा इनकलाब आया और पाकिस्तान भर में इस वक्त तकरीबन अगर मुबालगे से काम ना लूँ मैं तो 170 मिलियन मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स मौजूद हैं, तकरीबन 80% पॉपुलेशन का। ये एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में तो मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज का किसी किस्म का इशू नहीं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं, दूर दराज इलाके, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आपको मौसूल नहीं होते। अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर मोबाइल फ़ोन से किसी से रब्ता नहीं कर सकते। ऐसे इलाकों में जो मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं बड़ी बड़ी, वो भी जाना नहीं चाहते। उसकी वजह कि वहाँ पर आबादी कम है। एक वहाँ पे अगर वो अपना सेल फोन का टावर लगाएंगे तो उस पर एक ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और उससे जो रिटर्न उन्होंने लेना है वो भी उस तरीके से नहीं ले सकते जो कि एक बड़े गुंजानाबाद शहर में ले सकते हैं। तो क्या किया जाए कि मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को इस बात पर बावर कराया जाए कि वो उन दूर दराज इलाकों में भी जाएँ, वहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं अगरचा थोड़ी तादाद में। इस सिलसिले में एक इदारा है पाकिस्तान में, यूनिवर्सल सर्विसेज फ़ंड के नाम से, जो कि इस चीज़ पर गौर करता है और इंश्योर करता है कि ऐसे इलाकों में भी लोगों को मोबाइल फ़ोन की वही सहूलियात मिले, वही कनेक्टिविटी मिले जो कि इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में बैठे एक शख्स को मिल रही है। और ये उन मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को सब्सिडी देता है, यानी कि मदद करता है कि वो वहाँ जाके लगाएं, उनको इंसेंटिव देता है ताकि इन दूर दराज इलाकों के लोग भी पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया भर से कनेक्ट कर सकें। ये एक बुनियादी मौजू है आज के इस प्रोग्राम का। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में हारिस महमूद साहब, CEO हैं USF के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। पीयूष चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, खास तौर पे कनेक्टिविटी और इसके इम्पैक्ट पे बहुत ज़्यादा इनकी स्टडी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SCO के तर्जुमान है। SCO एक इदारा है जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो ये मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन की सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट करता है। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ये USF जो मदद करता है मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को, तो कैसे मदद करता है? आप पैसे देते हैं उन्हें या आप उनको डराते धमकाते हैं कि भाई ज़रूर वहाँ पे जाओ? क्या करते हैं? यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर एक ज़ेली इदारा है और जिसका ऑब्जेक्टिव या सिर्फ मकसद ये है कि दही इलाके, रिमोट एरियाज़ जितने भी है वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन इक्विवेलेंट सर्विसेज, जो कि शहरी इलाकों में जो सर्विसेज हैं उनकी इक्विवेलेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। हम लोग इन सब टेलीकॉम ऑपरेटर जो लाइसेंस होल्डर्स हैं इनके साथ मिल बैठ के एक प्लान करते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लोग नहीं जाते और ना जाने की वजह जो आपने शुरू में थोड़ा सा बताया कि उनके लिए वहाँ पे कमर्शियल वायबल नहीं है और वहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज़ है, बैक हॉल जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की वो अवेलेबल नहीं है जी। तो उन एरियाज़ में यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड एक जो कि एक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर एक बोर्ड क्रिएट हुआ जिसके अंदर एक काम करता है। वहाँ पे उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है और उन एरियाज़ के प्रोजेक्ट डिज़ाइन और प्लान करता है। जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन और प्लान करता है उसके बाद इन सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इन्वाइट करता है कि जी आप आए इन एरियाज़ में और एक रिवर्स ऑक्शन के प्रोसेस के थ्रू एक सब्सिडी डिमांड करें। सो जो इदारा लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर, जैस, जो उस एरिया में सबसे कम सब्सिडी मांगेगा उनको हम वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे फिर उन एरियाज़ में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड की कवरेज जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की इक्विवेलेंट होती है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? एक लाइसेंस रेगुलेशन में यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड की एक रेगुलेशन है जिसमें 1.5% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको एक फ़ंड में जो मिनिस्ट्री ऑफ IT के नीचे है उसमें जमा किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसको प्रोजेक्ट प्लान डिज़ाइन करते हैं और फिर हम वहाँ से पैसे हमें ट्रांसफ़र होते हैं कंपनी को और फिर आगे सब्सिडी की मद में हम आगे इन कंपनीज़ को दी जाती है। तो USF के पास जो पैसे आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मसरफ यही है कि उन्होंने रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है या और भी कोई मकसद है इसका? जी, उनका मेन मकसद यही है कि रूरल एरियाज़ में
कनेक्टिविटी इंश्योर करना है, जिसको हम डिफाइन करते हैं अनसर्व्ड, जिसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं है। तो और अब तक जब से ये यूएसएफ बना है और अब तक कितने परसेंट एरिया, कितने एरिया को आप लोगों ने कवर किया होगा, और क्या जो सब्सिडी आपने दी है, मतलब थोड़ा सा अगर हमें आइडिया दे दें। अगर मैं आपको रफली बताऊं, जब से यूनिवर्सल सर्विस फंड का इनकाद हुआ है, हमें अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे तकरीबन 67 बिलियन की कि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, और उनमें तकरीबन 45 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली सब्सिडी पे की जा चुकी है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट तो आप जब इतने पैसे सर देते हैं तो यकीनन आप इस चीज़ को भी एक रिकॉर्ड रखते होंगे कि कितने लोगों को कनेक्टिविटी मिली, कितने लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हुआ अब तक। जी बिल्कुल, हम लोग जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो हम उनकी जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन होती है, नंबर ऑफ मौजाज होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं। कुछ बता सकेंगे हमें कितने? अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे ओवर 10,000 मौजेस और तकरीबन कोई 15 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड के कॉन्ट्रैक्ट। 1.5 करोड़ लोगों को आप यूएसएफ के जरिए आपने कनेक्टिविटी दी, जो आम हालात में मुमकिन ना हो, जो मुमकिन ना हो। बिल्कुल ठीक। चलें, मैं वापस आता हूँ। पीयूष चौधरी, ये बताइए कि आपने वो इश्तिहार देखा होगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, कि जी पूरा सिग्नल पूरा पाकिस्तान, उसका मतलब तो हमें ये समझ आता था कि ये शायद ऑपरेटर है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे उनकी सर्विस होगी। लेकिन जैसे अभी हारिस साहब बता रहे थे कि 1.5 करोड़ लोगों को सिर्फ इस वजह से मिला कि यूएसएफ था, अगर यूएसएफ ना होता तो वो ना होता। तो ये मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो ये दावा करती हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में उनकी कवरेज है, तो उसको फिर कैसे देखें हम? आई थिंक आपकी अगर कंटेंट रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग हो, सो अ लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस आपकी एडवर्टाइजिंग कंटेंट के ऊपर भी आ सकता है। नेवरदलेस अगर आपके कोई टेलकोज हैं वो क्लेम करते हैं तो ऑफन एट टाइम्स उनकी कोई बैक स्टोरी भी होती है इस क्लेम के पीछे। वो टेक्निकल लेवल पे हो सकती है, वो जियोग्राफिक लेवल पे हो सकती है। सो उससे उनका ये क्लेम करना, वो आप इतना ओवरऑल परसेप्शन वाइज तो आप कह सकते हैं, बट एट अ टेक्निकल लेवल वो आप उसे कम्प्लीटली उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स अ वेरी लेजिट सॉर्ट ऑफ अ मैनर इन विच दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, आई बिलीव कि आपने जो कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट है ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है उस पर आपने स्टडी किया होगा, देखा होगा, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि एक इलाका है दूर दराज, बलूचिस्तान या सिंध या कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, तो लोगों की तर्ज ज़िंदगी किस किस्म की थी, और उसके बाद जब कनेक्टिविटी आ गई, वो दुनिया भर से लिंक्ड हो गए, तो उसके बाद क्या तब्दीली आई उनकी ज़िंदगी में? कोई भी अगर हम इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की अगर एग्जांपल ले लें कि अगर आपके कोई भी इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी को रोक दिया जाता है 6, 7, 8 घंटे के लिए, इट डिपेंड्स के, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल फिर उससे हैम्पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंफॉर्मेशन कंजम्पशन की इर्द गिर्द जो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर है वो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। सो अगर आपका अर्बन में ये सोसाइटल कॉन्टूर्स जो हैं जब वो चेंज होते हैं, तो आप इक्वली आप समझ सकते होंगे कि रूरल कम्युनिटीज़ जहाँ पर 2-वे कम्युनिकेशन का कोई टूल ही ना हो, उस पर आप एक्सेस दे दें, आपकी डिवाइसेस की पेनिट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन उनका भी एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, आपके ई-कॉमर्स में, आपकी अपनी डिजिटल पॉलिसी में, जब आप बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उनमें जो आपकी रूरल कम्युनिटी है विच इज़ बेसिकली 60% ऑफ योर इंटायर पॉपुलेशन, उनका वॉइस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी स्पेस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात करें, सोसाइटल इम्पैक्ट है इसका। मिसाल के तौर पे गांव वालों की ज़िंदगी या जो ऐसे इलाके जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, कहा यह जाता है कि बड़ी सादा होती है, सिंपल होती है, वो उठते हैं, काम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी अगर आती है वहाँ पे, वो अपनी पसंद के ड्रामे भी देख सकते हैं, वो ख़बरें भी देख सकते हैं, वो और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पर भी उनको एक्सेस है। तो उससे जो एक माशरती तब्दीली है उसको आप कैसे देखती हैं, रूरल एरिया की बात करें? आई थिंक व्हेन वी आर लुकिंग एट कनेक्टिविटी, तो उसको एक एंटरटेनमेंट के तर्ज से देखना
एक इंफॉर्मेशन के लैंडस्केप में देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कनेक्टिविटी का हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इम्पैक्ट क्या आएगा. सो जब आप इस तरह के एलिमेंट्स एक किसी भी सोसाइटी में लेकर आना शुरू हो जाते हैं, तो उस सोसाइटी की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होना शुरू हो जाती है. लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है एज टू डू विद व्हाट आर देयर राइट्स. सो अगर हमारी प्रिडोमिनेटली अगर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ भी हैं, तो इंफॉर्मेशन एज में आते आते उन सोसाइटीज़ में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी. जहाँ टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन इम्प्रूव किएगी, उधर प्रोडक्टिविटी. कनेक्टिविटी इन द रूरल एरिया इज अ ट्रू फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट. I mean, अगर empowerment की बात होगी तो I think it's their right, just as communication and information access हमारा right है, तो उनको भी equally उतना ही right है. So hats off to USF to actually reach out to 1.5 million people in that manner. बिल्कुल ठीक. मैं वापस आता हूँ आपकी जाएंगे. उस्मान साहब, SCO गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर आपका बड़ा जो है वो एक अनइवन सा एरिया है, वो वहाँ पे मुश्किलात भी हैं. डेफिनेटली जब वहाँ पे टावर लगेगा तो उसको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी कि उसको कैसे आप इंस्टॉल करते हैं कंपेयर टू अदर एरियाज़. तो कितना एरिया, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको सर्विस मिलेगी या कोई ऐसे. मैं आपको इसमें सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें आज इन्वाइट किया और इस फोरम से हम अपने इदारे के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमारा एक इलाका है जहाँ पर हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने का मैंडेट मिला हुआ है सिंस 1976. हम जो हैं लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं AKGB में, वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IT. बेसिकली ये इलाका जो है काफ़ी मुश्किल है और आपको पता है पहाड़ी सिलसिले हैं और इन मुश्किल हालात में वहाँ पर टेलीकॉम कम्युनिकेशन की सर्विसेज देना, डाटा सर्विसेज देना इंतहाई मुश्किल है. फिर भी हम लोग जितना हमारे पास मैंडेट है उसमें रहते हुए हमारी कोशिश होती है. बेसिकली हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. यही थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था कि SC जो है ये ऑपरेटर के तौर पे काम करती है जैसे बाकी. जी बिल्कुल. बाकी जिस तरह मेन लैंड में ऑपरेटर्स हैं, जैज़ हैं, मोबलिंग, नेट, जितने भी नेटवर्क्स हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, वही उसी तरह हम वहाँ ब्रॉडबैंड की सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, लैंडलाइन सर्विसेज, DXS, और अब तो हम ट्रिपल प्ले की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो मोबाइल वॉलेट्स और एस पैसा के नाम से हम ये इजी पैसा सर्विसेज लेकर आ रहे हैं. ये सारी सर्विसेज हम उन इलाकों में AJK और GB में पहले से दे रहे हैं. जो स्टार्ट हमने लिया था वो तो हमारा ऑब्वियसली लैंडलाइन से था 1976 में जब हमें मैंडेट में. तो आपके इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जब मैं कश्मीर या किसी ऐसे एरिया में जाता हूं तो मेरा जो फ़ोन है, जो किसी प्राइवेट ऑपरेटर जिसको वो जिससे मेरा सर्विसेज ली है, वो भी वहाँ पे चलता है? जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारा अभी यूफोन के साथ हम इन कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जोंग के साथ हैं, हमारे रोमिंग पार्टनर हैं यूफोन एंड जोंग. जब वहाँ के लोग मेनलैंड में आते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के, तो वो यहाँ पाकिस्तान में आके हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं रोमिंग पे. और ये लोग जब, लेकिन सिर्फ जोंग और यूफोन के? जी अभी हमारे रोमिंग पार्टनर्स यही हैं. ठीक. बाकी हम इन सर्विसेज को, मेनलैंड का मैंडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन AKGB में हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट AK एंड GB सारा जो है हम कवर कर चुके हैं. आगाज़ हमने 2G के साथ किया, 2G की टेक्नोलॉजी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सारे टावर. तो ये जो आपने कहा कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपकी, इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो रेट्स हैं आपके वो निस्बतन कम हैं बाकी कंपनीज के जो पाकिस्तान मेनलैंड में? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है. हमारा यही होता है कि कोई भी पैकेज बनाना है या कोई भी सर्विस ऑफर करनी है मार्केट में, तो वो उसमें प्रॉफिट वाला जो एक वो होता है वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता. सर्विसेज को चलाने के लिए भी आपको पता है कि काफ़ी उस पर अखराजात आते हैं. वो इलाका काफ़ी मुश्किल है वहाँ पर, और लोग इस वजह से ही नहीं जाते. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. हारिस साहब, बैक टू यू. एक तो ये कि आप सब्सिडी देते हैं उन कंपनीज को, बड़ा अच्छा काम है ये, लेकिन क्या वो कंपनीज पाबंद है कि उन्होंने उन एरियाज़ में प्रोजेक्ट करने, मिसाल के तौर पे डिस्पाइट आप सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन वो कंपनीज कहती हैं कि हम नहीं करना चाहते वहाँ पे प्रोजेक्ट, तो क्या आपके पास कोई ऐसी पावर्स हैं कि आप उनको मजबूर कर सकें कि नहीं जी आपने प्रोजेक्ट करना है, या PTA के पास या किसी और इदारे के पास? नहीं, एज सच हमारे पास कोई हम उनको मजबूर नहीं करते, लेकिन हम उनको इंसेंटिवाइज करते हैं. इंसेंटिवाइज करने का मकसद ये है कि उनके लिए कोई ऐसा
एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाए ताकि उन एरियाज़ में वो जाएं और इन एरियाज़ में वो सर्विसेज प्रोवाइड करें और वही सर्विसेज इक्विवेलेंट हो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हो। सो एज सच उस तरह नहीं है, लेकिन हमें आज तक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है कि कोई भी एरिया अगर आप पाकिस्तान का उठा के देखें और वहाँ पे हम प्रोजेक्ट करना चाहें और ऑपरेटर्स ने उसको मना किया हुआ। यस, ये हो सकता है कि सब्सिडी वो ज़्यादा मांग सकते हैं, कम मांग सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मना नहीं किया, ना हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ी कोई ऐसी चीज़ करने की। ठीक, अगर आप जी प्लीज़। जिस तरह पाकिस्तान के डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के, जहाँ पे आपको पता है डेमोग्राफिक्स भी डिफरेंट है, पॉपुलेशन भी बहुत स्पार्स है और स्क्वायर किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जितने भी बलूचिस्तान में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड के इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या किए गए हैं, वो यूनिवर्सल सर्विस फंड की सब्सिडी से ही किए गए हैं। एक टावर जो है सर, ये आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक टावर कितने किलोमीटर के रेडियस को कवर कर सकता है? टावर जो है डिपेंड करता है, उसकी 45 मीटर्स की हाइट है, 60 मीटर्स की हाइट है, फिर उस पर कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ है, ये इट्स मोर लाइक ए टेक्निकल, और सेकेंडली उसकी लोकेशन की तरह है, कितनी ऊंची जगह लगा होगा तो उस हिसाब से करे। लेकिन उसमें एज सच कोई आगे कहना कि जी एक टावर है वो 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की रेडियस कवर करेगा, इस तरह कोई ऐसे डिफाइन, डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑन द एंड द हाइट ऑफ टावर्स एंड उसकी लोकेशन कहाँ पे वो प्लेस्ड हुआ हुआ। अच्छा, एक तो ये आपने सब्सिडी दी कि आप उन फाफलंग एरिया में जाकर टावर जो है वो लगाएं, उस पे जो उसकी कॉस्ट आनी है, उस पे जो एक्सपेंस आना है, दैट्स अ वन टाइम कॉस्ट, लेकिन उसके साथ उसकी रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी होगी, उसमें शायद फ्यूल चाहिए होगा, वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ लोग चाहिए होंगे, और अगर मोबाइल फ़ोन कंपनी को इतना रेवेन्यू उन एरिया से नहीं आ रहा कि अपने एक्सपेंसेस मीट करे, वहाँ पे भी आप हेल्प करते हैं उनकी या नहीं? जी बिल्कुल। पहले हम जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ कि हम जहाँ भी टावर्स लगाते हैं, हमारी प्राइमरी सोर्स जो होती है वो सोलर होती है। हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ सोलर पे ही वो चले, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जिस तरह कि आपको पता है फ्रंटियर के हैं जहाँ पे सूरज नहीं निकलता, तो हमें बैकअप पावर में रखना पड़ता है। इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि हम ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए भी बिल्कुल 3 साल के लिए उनको ऑपरेशनल एक्सपेंस, हमने एक मॉडल एग्री किया हुआ है ऑपरेटर्स के साथ कि पहले साल हमको 75% देते हैं, फिर टेपर डाउन करके 50 और फिर 30, ताकि वहाँ पे 3 साल में एक किस्म के उनके कस्टमर्स बन जाएं और वो सर्विसेज यूज़ करना चाहें। उसके बाद हम उनको मॉनिटर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो अगर किसी एरिया में हमने उनको सब्सिडी दी है तो 10 साल तक के लिए उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आइदर उनका रेवेन्यू हो या ना हो। सो दे हैव टू गिव द सर्विसेज टू दोस्त। यूएसएफ का जो एक विजन है, और आपने कहा कि कितने अरसे से काम कर रहा है, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का जो डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, कंपैटिबल है उसमें, या कुछ मॉडिफिकेशन की आपने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को ज़रा तेज़ किया जाए, कनेक्टिविटी को ज़्यादा किया जाए? जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में हमारे मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी आगे लेके चले, उसका पहला पिलर है वो कनेक्टिविटी है। अनटिल अनलेस कनेक्टिविटी नहीं होगी वो विजन इनकम्प्लीट रहेगा, और उसी को सामने रखते हुए हम लोग जो है काम करें रूरल एरियाज में। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि इन द लास्ट 2.5 ईयर्स हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ओवर 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, 4 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग एक्स फाटा जो मर्ज ट्राइबल एरियाज जिनको कहते हैं, वहाँ पे इस टाइम पे काम कर रहे हैं। उनकी अगर मैं आपको रफली बताऊं कि उनकी जो जिस पेस पे हम काम कर रहे हैं, जहां पहले हम 24 और 18 मंथ्स में प्रोजेक्ट्स करते थे, बिकॉज लोगों को भी अब एहसास हो गया और हमें भी है कि जहां पे कनेक्टिविटी आपने आज दी वो कल प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी। ठीक बिल्कुल। प्रूष, ये बताइए कि अभी हारिस साहब से मैं बाद में ये सवाल करता हूँ कि वो एरियाज़ को सेलेक्ट कैसे करते हैं? आपके ख्याल में किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे इस एरिया में ज़रूर जो है वो टावर लगे, कनेक्टिविटी आए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक अगर इन लोगों का आप विजन और मिशन ही उठा के देख लें, सो दे वेरी क्लियर अबाउट के अंडर सर्व्ड एरियाज़ लोग होने चाहिए आपकी, जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं वो मार्जिन पे हैं, विच बेसिकली मीन्स देर एसेंशली डिसकनेक्टेड फ्राम द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। सो अगर आपकी सोसाइटीज़ रिगार्डलेस ऑफ वेदर लोकेटेड, इफ़ दे आर नॉट डोमेस्टिकली कनेक्टेड, सो आप में डिस्पैरिटीज़ के जो सेंटिमेंट्स हैं वो फिर आपका बहुत नेशनल लेवल पे वो साइकी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो यही है कि बेसिकली जहाँ पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है
वहाँ पर आप थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और द सर्विसेज दैट वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड, आप किस तरीके से उन इलाकों में लेके चले जाएं। क्योंकि एक तरह से पसमानदा इलाका कह देने से 70 साल से अगर आप किसी चीज़ को पसमानदा ही बोलते जाएंगे तो इसका मतलब है आपने कोई डिसीजन ऐसे लिए नहीं। थोड़ा सा चाह रहा था इसको आप थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दें कि फार फ्लंग एरिया, दूर दराज का इलाका, तो इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म ना। क्या उसमें ये चीज़ भी देखना चाहिए कि वहाँ पे ख़वातीन की तादाद क्या है, कोई दस्तकारी वहाँ पे किसी किस्म की काम हो रहा है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है? अगर खाली इन्फॉर्मेशन देना मकसद नहीं है कि अगर वो किसी किस्म का काम कर रही हैं, उस कनेक्टिविटी के ज़रिए उस काम की वजह से इकनॉमिक एम्पावरमेंट आ सकती है, तो ये साइंटिफिकली इसका कोई एनालिसिस होता है, कोई सर्वे होना चाहिए, फिर आप फैसला करें। खाली दूर दराज इलाका और उसके मेरे ख्याल में बड़ी जनरल सी टर्म है। I completely agree with you because regardless आप जो डिजिटल कहने का जो मकसद भी है वो यही है कि हाउ डू यू इम्पार्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री ऑलरेडी you've had several research work जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्राफ्ट्समैन स्किल्स के ऊपर अच्छी मैपिंग हुई हुई है इस मुल्क की। तो आप इंटीरियर सिंध में अगर क्राफ्ट्समैनशिप देख लें या बलूचिस्तान के सदर्न बलूचिस्तान में अगर आप उस तरह की क्राफ्ट्समैनशिप देख लें, सो एक वो बहुत हाई क्वालिटी इंडिजिनस क्राफ्ट्स हैं दैट कैन एक्चुअली बेनिफिट द ग्लोबल इकोनॉमी इक्वली। तो आप उस तरीके से आप बहुत हद तक जो है आप अपने कॉमर्स के पॉलिसी फ्रेमवर्क और आप अपने उसके एटीट्यूड्स में वो काफ़ी रिफ्लेक्ट होना शुरू, मतलब कल्चर का बेसिक जो प्रमोशन का टूल हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ परहैप्स द राइट टाइम कि जो ख़वातीन ये काम कर रही हैं, जो मर्द हज़ात भी ये काम कर रहे हैं, तो उनको नेशनल लेवल एंड देयरफॉर ग्लोबल लेवल पे अल्टीमेटली जब आप वो स्किल्स प्रोवाइड कर देंगे तो किस तरीके से वो इम्पैक्ट आएगा, सो ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। एंड व्हाट अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन? आजकल तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत ऑनलाइन एजुकेशन पॉपुलर हो गई है, लेकिन उन एरियाज में जहाँ पे स्कूल नहीं है दूर दूर तक, तो क्या ये बेहतर और बेनिफिशियल हो सकता है आपके ख्याल में? एक जो पिछले दिनों हम लोग मैं कुछ टीचर्स के साथ डिस्कस भी कर रही थी, वो ये था कि लाइक जिन इलाकों में डिवाइसेस नहीं है, कंप्यूटर, सेल फ़ोन, और जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, और अगर वो बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोविड का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सो इस तरह की जो इंटरवेंशंस हैं उससे ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि आप अल्टीमेटली जो अपनी पब्लिक पॉलिसी की प्लानिंग है उन चीज़ों में ये फिर आप इसको एज अ फाउंडेशन रखते हैं। सो नॉट ओनली कि हमें टेंशन होनी चाहिए कि जी जूम के थ्रू जो अर्बन इलाकों में बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो बाकी वो जो बच्चे जो मिलियंस की तादाद में या तो आउट ऑफ स्कूल होते हैं या जो स्कूल जा रहे होते हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं या कोविड जैसी सिचुएशन में, तो हमें हर लेवल पे सोचना पड़ेगा कि ये आप टेक्नोलॉजी को लेके, कनेक्टिविटी को लेके किस तरीके से ये ब्रिज करेंगे गैप्स। एग्जैक्टली। उस्मान साहब, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंटायर जीबी और कश्मीर का एरिया है, आप लोग भी यूएसएफ के साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं या सिर्फ ये आप समझते हैं आप ही की बुनियादी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ, क्योंकि बेसिकली डायरेक्टली वहाँ से जो रेवेन्यू अर्निंग है वो भी आप कर रहे हैं? हाँ जी, और आपका भी शेयर जाता है यूएसएफ में? जी बिल्कुल, हमारा जितना भी रेवेन्यू अर्निंग है वो ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाता है, और हम इसके अंदर जितना भी हमारा कोशिश होती है कि जितना हमें प्रोजेक्ट की जितनी चीज़ें हमें मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है, उससे ज़्यादा काम हम उन एरियाज़ में करेंगे। अभी जैसे मैम ने बात की इसकी कोविड की, लास्ट ईयर अब कोविड की वजह से आपको पता है मेन लैंड से बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस अपने इलाकों में चले गए, कश्मीर में, गिलगित में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डाटा की जो है वो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके ऊपर फिर हमने वंस अगेन हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए कि ताकि लोग बच्चे तालीम से महरूम ना हो, तो हमने अपने डाटा पैकेजेस को डबल कर दिया, बच्चों के लिए ऐसे पैकेज लेकर आए जो डेली बेसिस पे उनके लिए फ्री इंटरनेट उनको मिलना शुरू हो गया। ठीक, और वो फिर जब वो सॉरी टू कट, उन एरिया में 3 या 4G सर्विसेज सही काम कर रही है? जी 4G सर्विसेज, अब तो 3G 4G सर्विसेज ऑलमोस्ट 75% जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है कश्मीर और गिलगित। जी बिल्कुल 4G सर्विसेज है हमारी। फिर हमने इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए और उसमें अब कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं बच्चों के लिए कि जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिलता है। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अपने एक एरिया में जहाँ पर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा, तो जो दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं, गुपेस, यासीन, इसी तरह हमारे आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी इलाकों में हमने कम्युनिटी सेंटर्स बना दिए जहाँ बच्चे आके और हाई स्पीड इंटरनेट पे अपनी तालीम को
जो है जारी रख सकते हैं। फिर जितने पोर्टल्स यूनिवर्सिटीज़ के थे वो हमने फ्री कर दिए, उनसे एक्सेस जो है उनका फ्री हो गया। फिर जितनी कुछ जगहों पे जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत थी वाईफाई डिवाइसेस जो कि 4G सपोर्टेड होती हैं, वो हमने मोर देन 200 डिवाइसेस उन एरियाज़ में फ्री बांटी ताकि जो है बच्चे अपनी कंटिन्यू कर सकें स्टडीज़ को। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। हारिस साहब, आई वाज रीडिंग द अदर डे कि ताइवान में शायद तमाम पॉपुलेशन को या एक बहुत बड़े सेगमेंट को फ्री वाईफाई फैसिलिटी दी है वहाँ की हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि आप जब एक सेल फोन टावर का प्रोजेक्ट करते हैं किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी के साथ, कनेक्टिविटी का एक बेसिकली एक एलिमेंट है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे उन लोगों को ये इस किस्म की जो लोग सर्विस दी जाए वाईफाई की अच्छे कॉस्ट पे, अगर उनकी कॉस्ट वही है कि जो इस्लामाबाद में एक शहरी पे कर रहा है मोबाइल फ़ोन के या डाटा सर्विसेज के चार्जेस वही हैं, तो वो तो उनकी इस्तात से बाहर होंगे जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं। तो इस पर भी कोई काम किया है आप लोगों ने या नहीं? जो आपने वाईफाई की बात की कि जी कि उनको वाईफाई जिस तरह ताइवान में है, उस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम लोग इस टाइम पे स्टडी करें। जिस तरह टूरिज़म जो है, जितने भी टूरिस्ट डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ पे भी यूनिवर्सल सर्विस फंड जो है हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहाँ पे देगा। इसी तरह हाईवेज़ एंड मोटरवेज़, जिस तरह मैं आपको बताऊँ NH10 है, मकरान कोस्टल हाईवे है, वहाँ पे इस टाइम पे सीमलेस कवरेज प्रोवाइड कर दी गई थ्रू यूनिवर्सल सर्विस फंड। इसी तरह NH10 और NH25 जो वहाँ पे कोयटा से खुजदार से लसपेला और इसी तरह डिफरेंट हाईवेज है उन पे काम करना शुरू कर दिया गया। जो प्राइस है जो आप कह रहे हैं, जो कॉस्ट जो इस टाइम पे इस्लामाबाद में है, उससे जो खुजदार में या इंटीरियर सिंध में या सन बलोचिस्तान या सन पंजाब में वो उसके इक्वलेंट उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। यस, हम लोग अभी इस पे डिफरेंट पे कुछ स्टडी भी कर रहे हैं। कुछ डोंट यू थिंक कि जो इस्लामाबाद में एक शख्स है उसकी बाइंग पावर ज़्यादा है खुजदार या किसी दूर दराज इलाके में रहने वाले की, जो यहाँ पे वो एक फ़ोन कॉल के पैसे दे रहा है मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर को, वो शायद वहाँ पे वो जो शख्स बैठा कॉल कर रहा है वो ना दे सके? टू सब एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में वैसे भी फ़ोन कॉल्स काफ़ी की जो प्राइस है काफ़ी लो है, इस रीजन में इनफैक्ट सबसे कम है। तो अगर आप बात करें दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करें तो आई थिंक प्राइसेस वैसे ही बड़ी कम है। बट इस तरह का एज सच यूएसएफ के पास कोई मैंडेट प्राइस सब्सिडीज़ का नहीं है कि जी कंज्यूमर को डायरेक्टली सब्सिडी दे, इज़ मोर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड। और फिर ऑब्वियसली प्राइस की बात होती है तो क्वालिटी का भी एक जो है फैक्टर उसमें आ जाता है। तो क्या जो उस दूर दराज इलाके में टावर लगेगा उसकी क्वालिटी वही होगी जो इस्लामाबाद या लाहौर में बैठे शख्स को मिल रही है? सेम क्वालिटी, बिल्कुल वही क्वालिटी होगी। और इनफैक्ट जबकि मैंने पहले बताया वो सोलर पे होगा। यहाँ पे इस एरियाज़ में जितने भी बहुत सारे टावर लगे वो सोलर पे नहीं। हम लोग इंश्योर करते हैं कि कोई भी टावर लगे प्राइमरी उसका जो सोर्स है वो सोलर ही है। आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह इलेक्ट्रिसिटी के भी इशूज़ हैं, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि उसकी वजह से कनेक्टिविटी में बिल्कुल चैलेंज ना आए। ठीक, लेकिन कनेक्टिविटी तो आपकी तंजीम का इशू नहीं है ये, अगर मतलब देखा जाए तो, कि ये तो एक रेगुलेटर का मामला है कि उसने कैसे मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को इस चीज़ पर बावर करवाना है कि उनकी कनेक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री ठीक हो। वो भी है, लेकिन फोर्स तो आप तो मेरे रोल प्ले उनका बिल्कुल उनका तो मैंडेट बिल्कुल है, लेकिन हम लोग एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हम इंश्योर करते हैं कि जब तक वो 10 ईयर जिस तरह मैंने आपको बताया 10 साल हम उसको मॉनिटर करते हैं, तो वो सर्विस क्वालिटी जो रेगुलेटर ने डिफाइन की हुई है, जो इस्लामाबाद के लिए की हुई है या किसी एक रूरल एरियाज़ के लिए, वो मेंटेन रहे। और जब वो मेंटेन नहीं होते तो हम उनको पेनलाइज भी करते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से वापस उस क्वालिटी पे लाते भी हैं कि वही क्वालिटी हो सर हो। बिल्कुल ठीक। पीयूष, ये बताइए कि एक तो ये बहुत दूर दराज के इलाके की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की पैराफ्रीज में भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। वहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की सर्विस या तो हाई नहीं है तो बहुत ही पुअर क्वालिटी की है। तो एक तो वो तो प्राइमरी फोकस है यूएसएफ का, जहाँ पर ये फार फ्लंग एरियाज या बैकवर्ड एरियाज जिन्हें हम कहते हैं। उसके अलावा भी जो ये पैराफ्रीज हैं अर्बन एरियाज़ में, इन पर भी काम करना चाहिए या इसकी ज़रूरत नहीं है हमें भी? आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, और अगर आपका कोई टेलीकम्युनिकेशन का इदारा या आपका खुद का रेगुलेटर एक प्रॉमिस करता है तो उसके इर्द गिर्द एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग सा विच इज़ बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रिक, वो मेरे ख्याल में से PTA में तो ऑलरेडी कंप्लेंट्स का है। लेकिन ओवरऑल आपको एक कंजम्पशन साइड पे आपको एक फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है जो बेसिकली असेस कर सके एंड पब्लिक स्पेस में इन ऑर्गेनाइजेशंस
को अकाउंटेबल कर सके, वेयर जो पेरिफेरीज में या थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं तो बिल्कुल ही कभी कभार सेल फोन सर्विस डेड हो जाती है। तो there should be some mechanism that actually holds these authorities or these organizations accountable. ठीक, अच्छा, ये जो लोग हैं या जिनसे आपकी बात हुई हो उन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो रहते हैं, वो यकीनन इतने टेक सेवी नहीं होंगे क्योंकि ज़ाहिर उनको कनेक्टिविटी मिली नहीं, लेकिन क्या रुझान है उनमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का, या सिर्फ मैसेजेस की हद तक या कॉल्स की हद तक ही आप समझते हैं ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड करते हैं, या जो टेक्नोलॉजी से आप समझती हैं कि वो फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी फोर्थकमिंग है? Absolutely. I mean, I would go as far back जहाँ SCO ऑपरेट करता है, वहाँ जो local communities हैं, I had a fair chance of actually spending more time with those communities. वहाँ पर रुझान भी है और फिर उसकी यूज़ेबिलिटी में का भी अवेयरनेस है। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर दें तो अल्टीमेटली उनको कॉमर्स रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड जो ओवरऑल इकोनॉमी और शेप ऑफ सोसाइटी इम्प्रूव करती है, उसमें भी आप देखेंगे कि फ़र्क आया है। उन इलाकों में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं और उनका अपना ख़ुद का स्टार्टअप है, वो टेक्नोलॉजी बैक स्टार्टअप है। अब जो बच्चे टेक बेस्ड स्टार्टअप जब करते हैं तो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो और फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस मौजूद हो। अब टेक्नोलॉजी इज़ एन एरिया जो आपको इनेबल करती है कि आप ग्लोबली कम्पीट करें, आप डोमेस्टिकली एक लिमिट तक कम्पीट कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट आपकी वैल्यू असेसमेंट जो होती है वो फिर ग्लोबल लेवल पे होती है, वो कौन सी ऐसी सर्विस है या प्रोडक्ट है जिसको आप स्केल करना चाहते हैं। तो उसमें स्टेट और इस तरह स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड इंकरेज सच अप्रोचेस, बट ऑल्सो एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये स्टेट का ही काम होता है। बिल्कुल ठीक। उस्मान साहब, ये कश्मीर का एरिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ है और मतलब डेंजरस एरिया है, और वहाँ पे लोग भी रहते हैं हमारे, वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि भारत की तरह तो हमारा वो मामला नहीं है कि हमने लोगों को सरहद से 10 किलोमीटर दूर धकेल देना है। तो वहाँ पे आप यकीनन वहाँ भी सर्विस आपकी होगी, वो कितना मुश्किल है, वो टारगेट कैसे मीट करते हैं? क्योंकि आपको ये भी ख़तरा है कि कोई अटैक वहाँ पे ना हो जाए, ये भी होगा कि शायद वहाँ पे जैमर्स काम कर रहे हो, तो वहाँ पे किस तरीके से आप इसको इंश्योर करते हैं? बेसिकली उधर तो काफ़ी मुश्किल है कम्युनिकेशन सर्विसेज को बहाल रखना, और बिल्कुल पूरी कोशिश इस तरह की जाती है कि जिस तरह के जितने भी BTS लगाई जाएं वो आबादी में दूसरी साइड से इतने दूर हों कि जहाँ तक वो सिग्नल जो है वो आप बेसिकली ये जो 4G का सिग्नल वैसे भी होता है, ये 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं करता, ये क्लस्टर्स में ट्रैवल करता है। तो उसमें हम कोशिश यही होती है कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, और ऑब्वियसली उसके लिए हदबंदियाँ की गई हैं कि वहाँ से ज़्यादा आगे जो है वो सिग्नल ना जाए, और वो इस तरह इसको इंश्योर किया जाता है चीज़ को। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जितनी भी इलाके हैं वहाँ पर हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल। एक चीज़ ये बताइएगा कि SCO की उस एरिया में मोनोपोली है और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, यानी कि मेरे पास चॉइस है ना कि मैं दूसरी कंपनी की सिम ले लूँ अगर मुझे सर्विस से मैं मुतमईन ना हूँ, तो वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो आपकी क्वालिटी से मतलब मुतमईन है या मतलब उसी पे गुजारा करना पड़ता है क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है? नहीं, देखें, बात जहाँ तक आज़ाद जम्मू कश्मीर की आप करते हैं, वहाँ तो सारे ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हैं, वहाँ पर तो मोनोपोली वाली तो कोई बात है नहीं। अगर आप गिलगित वाली साइड पे आ जाएं तो वाई नॉट जी, हम तो सबको हर फोरम पे ये बात कहते रहे हैं कि आएँ हमारे साथ और इन इलाकों में आप लोग भी सर्विसेज दें, ताकि हमारा तो मैंडेट यही है कि कोई जगह जो है वो अनसर्व्ड ना रहे। तो वो खुद नहीं आते? अब मैं आज भी इस फोरम से कहूँगा कि जी हम तो सबको वेलकम करते हैं और वो आएँ। बेसिकली बात ये है कि ये बिजनेस, क्योंकि टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ना सर, और जैसे बार बार इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है टूरिज्म को बेहतर करना। अब आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जो थोड़ा पहाड़ी इलाका हो, तो वहाँ पे आपको शायद तसव्वुर ही ना हो कि आप टेलीफोन कर लें वहाँ से या मोबाइल फ़ोन से अपने कनेक्ट कर लें, नेट डाटा यूजेज आप कर लें। तो वो इश्यूज जो हैं वो कैसे आप खुद रिजॉल्व समझते हैं हो जाएंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म का उस वहाँ पे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो, या और भी वहाँ पे कंपेटिटर्स हों? देखें जी, बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि और लोग भी आएँ और वो कंपटीशन में ही मज़ा आता है। हम लोग कहते हैं कि आप लोग आएँ, हमसे जो आपको हमारा मीडिया चाहिए या जो चीज़ें चाहिए, हम वी आर ऑलवेज वेलकम। ठीक। हारिस साहब, ये जो एक सवाल छोड़ के गया था कि
आप उस इलाके का जहाँ पे आप ये टावर लगाना चाहते हैं उसका इंतखाब कैसे करते हैं? कुछ ऐसे आप वहाँ पे क्या कहेंगे उसको, कोई ऐसे उसके लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए उस इलाके के बारे में, तब आप वहाँ पे कहेंगे कि यहाँ टावर लगा? जिस तरह आपने जनरली इलाके की बात की कि हम किसको वहाँ पे किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इस टाइम पाकिस्तान में उन सब से डेटा लेते हैं। जहाँ डेटा को हम अपने एक जीआई सिस्टम के मैप पे डालते हैं, एक टूल्स में, जो प्लानिंग टूल जिसको कहते हैं, जो हमें आइडेंटिफाई करके कहता है कि इन एरिया में बिल्कुल किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं है और यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और इतने मौज़ाज़ हैं। इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं। चारों प्रोविंसेस को इक्वली हम देते हैं, हम किसी एक प्रोविंस को ये नहीं कि सिर्फ आप केपी में कर लें या पंजाब में कर लें, उस तरह हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वो हमें डिटर्मिन करके बताता है वो टूल जो है कि ये अनसर्व्ड एरिया, जिसका मतलब यहाँ पे किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं है। ठीक। फिर अंडरसर्व्ड उस एरिया की डेफिनेशन वो है जहाँ पे एजुकेट सर्विस है लेकिन अच्छी सर्विस नहीं है, या उसकी वहाँ पे थोड़ी सी और आप लगा जाए तो 2G की है फॉर एग्जांपल, 4G की नहीं है, तो उन एरियाज़ को हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, और मतलब सिर्फ सर्विस के उस पर, मतलब उससे आप, जैसे मैंने प्रोड्यूस से सवाल किया था कि इसमें और भी कोई चीज़ होनी चाहिए, मतलब नेक्स्ट आप कोई अपना आपका ऐसा कोई प्लान है कि वहाँ पे बच्चों की तादाद कितनी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कितने हैं, ख़वातीन कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ पे फ्लरिश कर सकती है नहीं कर, कोई ऐसा साइंटिफिक मैकेनिज्म यकीनन होगा तो सही, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर करने का कोई इरादा आपका? जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम उधर की पॉपुलेशन देखते हैं, यस, वहाँ पे हम उसके डेमोग्राफिक्स भी देखते हैं। वहाँ पे जिस तरह अभी मैं आपको बताऊँ कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने चित्राल में 4G प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 2-3 महीने पहले। आप उसको करने की अभी हम प्रायोरिटाइज करते हैं, करना तो हमने पूरे पाकिस्तान है, जहाँ जहाँ एरिया अनसर्टेनिटी है वहाँ पे हमने चित्राल को प्रायोरिटाइज किया क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इसी तरह दूसरी साइड पे हमने देखा कि केच एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देके प्रायोरिटाइज करके उसमें भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सो हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस नहीं करते कि जी वहाँ पे एक इंडस्ट्री ग्रो करिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, लेकिन हम वो भी देख रहे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसको भी उसी तरह की इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटाइज करके। अच्छा, कोई ऐसा डाटा भी आपके पास आता है कि ये सारे जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं इससे जॉब क्रिएशन भी हो रही है, कोई ऐसे सबूत मिलते हैं आपको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जिस टाइम हम किसी भी एरिया में जाते हैं, जब वहाँ पे हम टावर्स लगा रहे हैं या फाइबर बिछा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लेबर, टेक्निकल और सारे इंजीनियर्स की हायरिंग होती है, ये कंपनीज हायर करती हैं और फिर इक्विपमेंट आ रहा हो तो उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। एक तो ये डायरेक्ट हायरिंग हो, इनडायरेक्ट हायरिंग इस तरह होती है कि जब ये सर्विसेज वहाँ पे आना शुरू हो जाती है तो पूरा एक ई स्वीट किस्म का वहाँ पे कल्चर बिल्ड हो जाता है, जिसमें ई कॉमर्स हो जाता है, लोगों के लिए इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट आ जाता है। ई एजुकेशन की जिस तरह हमने बात की, अगर जहाँ पे अच्छी सर्विस आ रही होगी वहाँ पे ई एजुकेशन शुरू हो सकती है। उसके बाद बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी की फैमिली में से है, अगर वो मुल्क से बाहर गया हुआ है या मुल्क के डिफरेंट इस्लामाबाद में काम कर रहा है, उसकी फैमिली एक बलोचिस्तान या इंटीरियर सिंध के एरिया में, तो डिफरेंट जो जिस तरह जैस कैश और टेलीनॉर का ईजी पैसा, जब वहाँ पे कवरेज आ जाती है तो वहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो एक कन्वीनियंस भी आ जाती है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्टिविटी में, इकनॉमिक और सोशल के अलावा। इसी तरह अगर आप बात करें ई एग्रीकल्चर, जो कि बहुत बड़ा, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह कवरेज जो अवेलेबल होती है, जिस तरह पंजाब के कुछ एरियाज़ में हमने कवरेज दी, तो वहाँ पे डिफरेंट ऐप्स हैं जो डिफरेंट बनाई गई हैं पंजाब गवर्नमेंट ने भी, दूसरी गवर्नमेंट्स ने भी, जिसमें उनको पता चल जाता है कि जी मौसम कैसा रहेगा और कौन सी टाइम है कि आपने बीज किस टाइम पे डालना है। अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसी कोई तूफान आ रहा है या आने वाला इतने दिनों में आने वाला है, ये 2-3 दिन पहले, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या किस तरह आप आपने फसल काटनी है तो सो टेक्नोलॉजी के इस कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, जस्ट नॉट ओनली के जी के वो कनेक्टिविटी है। बिल्कुल। पीयूष, 45 अरब खर्च किए अभी तक यूएसएफ ने, जो अभी हारिस साहब हमें बता रहे थे, और जिस तरह तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को कनेक्टिविटी इन्होंने इंश्योर कर दी है, तो इस पे गवर्नमेंट की तरफ से भी आप समझती हैं कोई और ज़्यादा रिलैक्सेशन होनी चाहिए ऑपरेटर्स पे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मतलब कंट्रीब्यूट कर सकें या नहीं? देखिए, अल्टीमेटली कनेक्टिविटी तो एक मेकनिज़म हो गया जहां आपने वेरियस कम्युनिटीज़ को ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकें। जो गवर्नमेंट का अप्रोच होना चाहिए, इट हैज़ टू बी रियली स्ट्रेटेजिक इन नेचर।
कि सिर्फ आपने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ ने या टेलकोज़ ने पॉलिसीज़ नहीं रखी, सिर्फ वो आके आपको सिम कार्ड्स नहीं दे रहे, बट अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी का बेनिफिट इस चीज़ में है कि अगर आप लोकल इकोनॉमीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, लोगों की मैटरनल हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, कि अगर आपके मुल्क में इस लिहाज से जो कनेक्टिविटी अगर इम्प्रूव हुई है, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर मैटरनल हेल्थ उन इलाकों में इम्प्रूव होती है या नहीं, उधर अवेयरनेस होता है या नहीं. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिज्म में आ जाती है, ना कि एक सिंगल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो अ सेट ऑफ कनेक्टेड डिसीजंस which I assume कि जो गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन होती है, जो उनका इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट या इदारा होता है, ये उनका काम बनता है कि इन डिसीजंस को होलिस्टिकली किस तरीके से आवाम तक पहुंचाया जाए. क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है अभी जो कनेक्टिविटी की है या अभी जो SCO में डेवलपमेंट हो रही है, ये एक आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन हैं. इसका हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही कि ये रोल जो है, ये जो वेरियस इदारे कर रहे हैं, इनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा. सो वहाँ पर आई थिंक बहुत हद तक ज़रूरत है कि आप हुकूमती जो नैरेटिव है उसमें ही आने की बहुत अशद ज़रूरत है. हारिस साहब से मैंने एक सवाल किया था, फाइनली आपसे भी वो पूछ लेता हूँ कि उन इलाकों में जहाँ पे लोगों की इतनी इस्तात नहीं है, उनके पास इकनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या ये वाज़े तौर पर फ़र्क होना चाहिए कि इस्लामाबाद में बैठ के अगर एक शख्स का 100 या 200 रुपये बिल आ रहा है मोबाइल फ़ोन का, तो उन इलाकों में मोबाइल फ़ोन कंपनी से आपके ख्याल में ये काम है, या USF भी उन्हें कुछ मदद कर सकता है कि वो भी उनको रिलैक्सेशन मिले? या आई थिंक ये जो लाइसेंसिंग रजीम है, ये उसमें ज़रूरत पड़ सकती है कि जहाँ पर टेलकोज़ को आप कहें कि जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं, जब आपकी स्मार्टफोन डिवाइसेस इन इलाकों तक पहुँचेगी, तो अल्टीमेटली आपने इनकी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है. तो अफोर्डेबिलिटी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि उन इलाकों का जहाँ पर रेवेन्यू मॉडल इज़ डिफरेंट, तो उन इलाकों में किस तरीके से आप यूज़र्स को इंकरेज करेंगे टू यूज़ दिस और टू अप्लाई दिस टेक्नोलॉजी इन द डेली लाइफ्स. तो आई थिंक एक होलसम अप्रोच अगर हो हुकूमत की, तो ये हो सकता है. ठीक. फाइनली जी हारिस साहब, लास्ट 2 मिनट्स, आगे का क्या इरादा है? क्या प्रोजेक्ट्स हैं? क्या इसी पेस से आप चलना चाहेंगे या कोई और चीज़ें भी हैं पाइपलाइन में जो हमें नज़र आएंगी? जिस तरह कनेक्टिविटी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे पाकिस्तान में, जब वो तो हम कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह करते ही रहेंगे. इसके साथ हम जितने भी हाईवेज़ हैं उनको कवरेज देने की कोशिश करेंगे. टूरिस्ट जिस पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा इकनॉमिक ग्रोथ जो है डिपेंडेंट है, वहाँ पे कनेक्टिविटी. उससे आगे हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, वी आर गेटिंग रेडी फॉर 5G. अब 5G है वो ऑप्टिक फाइबर पे बहुत डिपेंडेंट है, और पाकिस्तान में फाइबर मेट्रोपॉलिटन में तो है लेकिन रूरल एरियाज़ में नहीं है. सो कीपिंग इन माइंड कि जी हम देख रहे हैं कि अगले साल या अगले कुछ महीनों में 5G लॉन्च हो सकता है और वो रोल आउट हो सकता है. उसके लिए हम रूरल एरियाज़ को प्रिपेयर करें. सो हम फाइबर को लेके जा रहे हैं तहसील लेवल तक, तो कहीं तक वो अवेलेबल है, तहसील से यूनियन काउंसिल लेवल तक. और यूनियन काउंसिल लेवल पे जब हम फाइबर के हमने वेरियस प्रोग्राम लॉन्च कर दिए अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर के, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम 4500 तक ले जाएंगे और अगले साल इसको और बढ़ाएंगे. तो 5G की रेडीनेस के लिए वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ के रूरल एरियाज में 5G डिले ना आए. आप लेकिन डू यू बिलीव कि 5G इन द रूरल एरियाज इस मौके पे या मे बी एक साल बाद भी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि इवन के अर्बन एरियाज़ में भी अगर 4G चल रहा है और ठीक कनेक्टिविटी दे रहा है, तो क्या हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए या पहले बेसिक कनेक्टिविटी को इशू रखना चाहिए? देखें, आई थिंक बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि बेसिक कनेक्टिविटी 5G मतलब जो टेक्निकल लोग हैं उसको समझते हैं कि वो बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग हो जाएगी. वो आपकी ई एजुकेशन, ई हेल्थ उसको टोटली चेंज कर देगा. सो आई थिंक हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में क्या लेके जाएं. आई थिंक हमें पहले दिन से ही, यस मेट्रोपॉलिटन में पहले आएगा, लेकिन रूरल एरियाज़ को बिल्कुल साथ लेके चलना चाहिए और वहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड करना. बहुत बहुत शुक्रिया हारिस महमूद साहब, CEO USF हमारे साथ मौजूद है. पीयूष चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का. उस्मान तारिक साहब SCO के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ. शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.